नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहली बात, कमलनाथ की इमरती देवी को आइटम बताने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी प्रदेश भर में मौन व्रत धरना दी। भोपाल के मिंटो हॉल में सीएम शिवराज ने धरना प्रदर्शन किया और उसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित तमाम नेताओं ने धरना में शामिल हुए और इसको लेकर प्रदेश भर में जगह जगह बीजेपी कमलनाथ के विरोध में धरना दे रही है। सीएम ने सोनिया गांधी से पूछा कि आप एक महिला हैं, कमलनाथ के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगी। तो जैसे ही उनका मौन उपवास समाप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने सभी को संबोधित किया और साथ ही सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी का नाम लेते हुए उन्होंने पूछा कि आप खुद एक महिला हैं और कमलनाथ जी जिस तरीके से उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। क्या आप उन्हें पार्टी से निष्कासित करेंगी या फिर आप उनके पद से निष्कासित करेंगे। और इसके लिए वे पत्र लिखने की भी बात किए कि इस सभा के बाद वे तुरंत सोनिया गांधी जी के लिए एक पत्र भी लिखेंगे जिसमें वे मांग करेंगे कि कमलनाथ जी के खिलाफ सख्त एक्शन कांग्रेस को लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग में भी कांग्रेस के लिए शिकायत की गई है, कमलनाथ के लिए शिकायत की गई है कि जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है कमलनाथ ने, उनकी चुनावी प्रचार प्रसार पर रोक लगा देनी चाहिए चुनाव आयोग को। तो तमाम जिला इकाइयों में भी देखने को मिला है जब बीजेपी विरोध कर रही है। भोपाल की तस्वीर आपने देखी, इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हुए थे, वहां पर भी उन्होंने मौन व्रत किया। जबलपुर संस्कार धानी की भी तस्वीर आपको दिखाई गई है और साथ ही ग्वालियर, चूंकि ग्वालियर में चुनाव इसलिए काफी अहम हो जाता है, यहां पर भी बीजेपी ने विरोध किया है। श्रीमती इमरती देवी के खिलाफ जो की है, उसने केवल एक बहन इमरती देवी जी के मान सम्मान की धज्जियां नहीं उड़ाई, मध्य प्रदेश की सभी मां बहन और बेटियों के सम्मान की धज्जियां उड़ाई है। अब कमलनाथ जी से तो कोई उम्मीद है नहीं, निर्लज्जता की सीमाएं उन्होंने लांघी है। लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को मैंने पत्र लिखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, आप महिलाएं, आप मां बहन और बेटी भी हैं, आपकी पार्टी के नेता ने, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या ऐसी टिप्पणी जायज है उनके द्वारा करना? क्या इस टिप्पणी ने आपके मन को व्यथित नहीं किया कि एक अनुसूचित जाति की दलित बहन के अपमान से आपके मन में वेदना पैदा नहीं हुई? अगर आपको लगता है आदरणीय बहन श्रीमती सोनिया गांधी जी कि ये टिप्पणी गलत है, तो आप तय करें आप श्री कमलनाथ जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। जितनी निंदा की जाए उतनी कम। बहुत दुखद बयान है ये। एक ऐसी कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आइटम कोई गलत शब्द नहीं होता। अब उनसे पूछो कब महिलाओं पे प्रयोग किया, क्या उनने कभी इस तरह का और महिलाओं के साथ प्रयोग किया जो गलत नहीं है? अब तो ये प्रियंका जी और सोनिया जी को सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के बुजुर्ग कभी 100 टन माल बोलते हैं, कभी आइटम बोलते हैं। ये बुजुर्गों के बारे में, इनकी मानसिकता के बारे में उनको संज्ञान लेना चाहिए। कल से अभी तक माफी नहीं मांगी उन्होंने, अपना बयान दिया। नहीं, वो नहीं मांगते होंगे, पर हम जनता तक ये बात पहुंचाएं और कमलनाथ जी तैयार हो जाएं, जनता माफी मंगवा देगी 3 तारीख। इधर इंदौर में भी बीजेपी ने मौन व्रत किया है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं और इस धरने में तुलसी सिलावट भी शामिल हैं। और यही फर्क है, मैं कहता हूं, जन सेवकों के बीच में और नेताओं के बीच में। उन दोनों ने अपनी स्तर बता दी, उनकी मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित कर दी, उन्होंने अपनी नीयत मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के समक्ष रख दी कि उन दोनों की सोच और इनके साथ मैं एक दूसरे कांग्रेस के नेता को भी जोड़ना चाहता हूं।
आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने एक दूसरी महिला के बारे में, मीनाक्षी जी के बारे में कई साल पहले क्या कहा था एक सभा में, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो मैं दोहरा भी नहीं सकता। तो इधर ग्वालियर में फूल बाग पर बीजेपी ने मौन धरना दिया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रभात झा और जभान सिंह पवैया मौन धरना दे रहे हैं। तो ग्वालियर के फूलबाग में धरना प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ने धरना दिया है कमलनाथ के दिए गए बयान के चलते। ग्वालियर में चूंकि इलेक्शन है और इसकी वजह से बहुत अहम हो जाता है कि कांग्रेस के किसी भी मुद्दे को बीजेपी किस तरीके से लेती है, और यही कारण है कि यहां पर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया है। कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कांग्रेस से लगातार बीजेपी कर रही है। तो जबलपुर में भी ऐसी ही कुछ तस्वीर देखने को मिली है, जहां बीजेपी नेताओं ने मौन व्रत रखा और कमलनाथ का विरोध प्रदर्शन किया। उनका यह कहना है कि ये सिर्फ इमरती देवी नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए सम्मान की बात है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस को करनी चाहिए। शक्ति का भक्ति भी करते हैं और जो मातृशक्ति है उसका उन्होंने अपमान किया है और इसका हम घोर निंदा करते हैं। और इसी कारण से आज हमने मौन ये धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने की है। कोई भी उच्च स्तरीय के नेता हो, वाणियों में संयम होना चाहिए, चाहे चुनाव हो या कोई भी परिस्थितियां हो, वाणी में संयम होना चाहिए और संयमित भाषाओं का उपयोग करना चाहिए और विशेषकर नारी का सम्मान तो करना ही चाहिए। डबरा में मंत्री इमरती देवी को कमलनाथ के आइटम बताने पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कमलनाथ ने किस संदर्भ में कहा है इसकी जानकारी उनको नहीं है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी नेताओं के मौन धरने को लेकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ग्वालियर से 250 किलोमीटर दूर हाथरस में दलित युवती के साथ हुए रेप के मामले पर प्रदेश के भाजपा नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाथरस की घटना पर बीजेपी के नेता क्यों मौन रहे? ने किस संदर्भ में वो बात कही, लेकिन आज ये नाटक नौटंकी जो भाजपा कर रही है उसकी क्या आवश्यकता रही मैं नहीं जानता, लेकिन ग्वालियर से 200-250 किलोमीटर दूर हाथरस एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जहाँ एक दलित युवती का न केवल बलात्कार हुआ, लेकिन भाजपा के सरकार के पुलिस ने उसके दलित परिवार को उसका शव भी, उसका दाह संस्कार भी करने के लिए नहीं दिया गया। तब उनका मौन किस परिप्रेक्ष्य में था मैं नहीं जानता। तो सुना आपने दिग्विजय सिंह अब इस पूरे मामले को हाथरस से जोड़कर भी देख रहे हैं कि जिन नेताओं ने, जिन मंत्रियों ने आज चूंकि अनुसूचित जाति से जोड़कर इमरती देवी के पक्ष में खड़े हो गए हैं कि महिला का अपमान किया गया है, तो हाथरस की तरफ रुख क्यों नहीं किया? अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अनुराग भी जुड़ गए हैं। अनुराग, कई सारी बयानबाजी हुई, सुबह से ही देख रहे हैं, धरना प्रदर्शन हुआ, मौन उपवास हुआ, अभी तक की क्या स्थिति देखने को मिल रही है और किस तरीके से इस पूरे मामले को बीजेपी ले रही है और कांग्रेस इसके बशर्ते कि वो माफी मांगे या कमलनाथ सामने आकर माफी मांगे, वो ये कह रहे हैं कि आइटम कोई असम्मानजनक शब्द नहीं है? बिल्कुल रीनू, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला आया है, डबरा में कमलनाथ ने जिस तरीके से इमरती देवी को आइटम बताया, हालांकि उन्होंने इमरती देवी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने भोपाल, जबलपुर, इंदौर से लेकर ग्वालियर तक में मौन धरना दिया और अपनी नाराजगी इस बात को लेकर जताई कि किसी दलित महिला के खिलाफ की गई है अभद्र टिप्पणी का मामला है। और सीएम शिवराज ने अब इस पूरे मामले को लेकर सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं, उनको पत्र अभी लिखा है और इस बात की मांग की गई है कि दलित महिला के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उस पूरे मामले को लेकर कमलनाथ को सभी पदों से हटाया जाए। नेता प्रतिपक्ष पीसीसी चीफ अध्यक्ष पद से हटाए जाने की उनकी मांग की। और साथ ही बीजेपी ने इस बात का भी जिक्र पत्र के जरिए किया है कि यदि कमलनाथ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो महिलाओं के
खिलाफ जो अपमान भरे शब्द कमलनाथ की तरफ से कहे गए हैं उसका समर्थन एक तरीके से माना जाएगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी पूरी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। घेराबंदी कमलनाथ की जा रही है और कमलनाथ के जरिए ही कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है और यही कारण है कि भोपाल से लेकर सभी जिलों में बीजेपी के बड़े नेताओं ने मौन धरना देकर कमलनाथ पर एक साथ निशाना साधा है। लेकिन अब कांग्रेस भी इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि जब हाथरस की दलित युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था और उसको जब जला दिया गया था तो उस मामले में बीजेपी के नेता मौन क्यों थे। यानी कि दलित और इसके अलावा महिला अत्याचार, इन दो मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने बीजेपी कमलनाथ को निशाना बनाकर कांग्रेस पार्टी को घेर रही है, तो वहीं अब कांग्रेस भी इस बात को लेकर सवाल कर रही है कि प्रदेश में जो महिला अत्याचार बढ़े हैं और हाथरस की घटना जिस तरीके से हुई थी उस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता मौन क्यों थे। बिल्कुल अनुराग, इस पर पूरी सियासत हो रही है, ये हम भी देख पा रहे हैं। और जिस तरीके से आज मिंटो हॉल में जो सभा बैठाई गई, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं, बड़े बड़े पोस्टर से पटा हुआ था पूरा मिंटो हॉल। इस दौरान एक चीज बहुत खास देखने को मिली है, कोई बड़ा चेहरा महिला नेत्रियों का नजर नहीं आया है। कृष्णा गौर वहां पर मौजूद थी, उनके अलावा और कोई बड़े चेहरे नजर नहीं आए, जबकि महिलाओं के सम्मान के लिए ये पूरा मिंटो हॉल तैयार किया गया था। देखिए, गांधी प्रतिमा पर बीजेपी का मौन धरना था, उसमें पार्टी के सभी बड़े नेता थे, जहां पर जो महिला पदाधिकारी हैं उनको भी रहने को कहा गया था। मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा पर कृष्णा गौर के अलावा कई महिला कार्यकर्ता शामिल हुई थी। लेकिन इस मौन धरने के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी ये बताने की कोशिश में कि कांग्रेस के नेताओं की सोच महिलाओं को लेकर किस तरीके की है और इसी को लेकर पूरी घेराबंदी करने में बीजेपी जुटी है और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है उसके फिलहाल थमने के आसार नहीं है, क्योंकि प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर महिला उम्मीदवार खड़ी हैं और इसके अलावा कई सीटें जो SC ST वर्ग से आती हैं। तो ऐसे में न सिर्फ जातीय समीकरण बल्कि आधी आबादी को साधने की भी कोशिश करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। बिल्कुल, और साथ ही एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कमलनाथ ने जो बयान दिया है वो तो वायरल है ही, उनके बगल में खड़ी विजय लक्ष्मी साधो, जैसे ही कमलनाथ आइटम शब्द का इस्तेमाल करते हैं वैसे विजय लक्ष्मी साधो पलट के मुंह पर हाथ रख के तेजी से ठहाके लगाती हुई हंसती हुई नजर आती हैं। और यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि उनके अंदर महिला सम्मान को लेकर कितनी चेतना है या कितना आत्मविश्वास उनके अंदर है महिलाओं के लिए, या फिर यूँ कह सके कि पार्टी के सामने उन्होंने महिलाओं का सम्मान भी भूल गए और खुद भी हंस रही हैं अब। बिल्कुल रीनू, देखिए, जब ये सवाल कमलनाथ ने डबरा की जनता के सामने किया था कि आप लोगों ने मुझे पहले सावधान क्यों नहीं किया, यदि पहले जानकारी होती तो मैं आगे विचार करता, और उसी दौरान कमलनाथ ने इस बात का जिक्र किया कि ये क्या आइटम है। हालांकि मंच पर जितने लोग मौजूद थे, चाहे कमलनाथ हों या फिर पार्टी के बड़े नेता, सभी इस पूरे सवाल और जवाब को लेकर ठहाके लगाते हुए जरूर नजर आए। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई में उपचुनाव के दौरान नेताओं को इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई पार्टी के नेता, चाहे बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के हों, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बताता है कि राजनीति की मर्यादा किस तरीके से नीचे गिर रही है। अभी प्रदेश में उपचुनाव होने में तकरीबन 15 दिन का 12 से 13 दिन का समय बाकी है, और ऐसे में जिस तरीके के शब्दों, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नेताओं के द्वारा किया जा रहा है उसको कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बिल्कुल, अब ऐसा लग रहा है अनुराग कि ये जो पूरा उपचुनाव है ये इसी एक शब्द पर आकर टिक चुका है। जो चुनावी सभाएं हो रही थी, जो दावे किए जा रहे थे कि किस पार्टी ने कितना काम किया, सब दरकिनार हो चुका है। एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट, मजबूत पॉइंट मिल चुका है बीजेपी को, और बीजेपी से किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहती है। आला कमान तक बात पहुंची और कहा जा रहा है कि दिल्ली की दौड़ तक होने वाली है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल रेणु, देखिए, इस बार के उपचुनाव में हर एक मुद्दे को भुनाने की कोशिश में सियासी दल लगे हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस के एक नेता दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को गरीब और भूखा नंगा कहा था, तो उसको भी बीजेपी ने लपकते हुए, इसको तेजी के साथ प्रचारित करते हुए गरीबों का अपमान बताया था। लेकिन अब जिस तरीके से कमलनाथ ने इमरती देवी को लेकर टिप्पणी की है, उस पूरे मामले को भी बीजेपी
पूरे 28 विधानसभा सीटों पर भुनाने की कोशिश में जुट गई है। और यही कारण है कि प्रदेश के बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक बीजेपी के नेताओं ने धरना और मौन धरना देकर अपनी नाराजगी को जताने का काम किया। और इसको पूरी तरीके से महिला जाति का अपमान अब करार दिया जा रहा है, यानी कि अब इसको महिला का अपमान बताकर बीजेपी उपचुनाव में उतरने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर कोशिश इसी बात को लेकर है कि मुद्दा कोई भी हो, भाषा किसी तरीके की भी हो, किस तरीके से अपने पक्ष में उसको भुनाया जा सकता है, इसकी कोशिश में सियासी दल हैं। और यही कारण है कि पहले सीएम के ऊपर की गई टिप्पणी और अब इमरती देवी की टिप्पणी को लेकर बीजेपी आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम विस्तार से जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है और दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि आइटम असम्मानजनक शब्द नहीं है और बीजेपी शब्दों का अनर्थ निकाल के फिर भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। और खबर खंडवा से, जहां पर कमलनाथ का जवाब आया है। कमलनाथ माफी मांगने के बजाय आइटम वाले बयान पर जवाब दिए और उन्होंने कहा कि भुनाने की इस शब्द को कोशिश हो रही है, मैं हमेशा बीजेपी की पोल खोलूंगा। अब आप देखिए, उन्होंने पहले भी बोला, जैसा कि अभी हाल ही में मैंने बोला कि असम्मानजनक शब्द नहीं है आइटम, और इस पर उन्होंने एक बार फिर से बोला है खंडवा से, जहां पर कमलनाथ का जवाब है कि कमलनाथ माफी मांगने के बजाय आइटम वाले बयान पर जवाब भुनाने की हो रही है कोशिश, मैं हमेशा बीजेपी की पोल खोलूंगा। तो इधर दिग्विजय सिंह ने किसान की मौत मामले को लेकर सिंधिया पर हमला बोला है। खंडवा में सिंधिया की चुनावी सभा के दौरान हुई थी मौत। दिग्विजय सिंह का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है सिंधिया का बर्ताव, सभा को तत्काल करना चाहिए था स्थगित, किसान के परिवार को सांत्वना देने के लिए किसान के घर जाना चाहिए था, सिंधिया पर हुआ है संगत का असर। और आपको बता दें कि खंडवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी सभा कर रहे थे और इस दौरान एक किसान की मृत्यु हो गई। उन्होंने हालांकि मंच से उन्हें श्रद्धांजलि जरूर अर्पित की है, कुछ देर का उन्होंने मौन रखा था, लेकिन इस पर भी अब सियासत हो रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्हें तुरंत सभा को स्थगित कर किसान के परिजनों को उनको सांत्वना देने के लिए जाना चाहिए था, न कि अपनी सभा पूरी करनी चाहिए थी। स्थगित करना चाहिए था और उस व्यक्ति के परिवार को सांत्वना देने के लिए सिंधिया जी को उसके घर जाना चाहिए था, लेकिन संगत का असर हो जाता है। तो उपचुनावों में बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटे हैं और इसी कड़ी में सिंधिया बुरहानपुर के नेपानगर भी पहुंचे, जहां वो सुमित्रा कासडीकर के पक्ष में वोट मांगते दिखाई दिए। वहीं नेपानगर पहुंचने पर सिंधिया का जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता काफी जोश में नजर आए और जैसे ही सिंधिया को कार्यकर्ताओं ने देखा, सब जोश से नारे लगाने लगे। राज्यसभा की श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे जननेता, ऐसे कद्दावर नेता, जनता के दिलों में राज करने वाले नेता, भारतीय जनता पार्टी के जननेता, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता घोषणा पत्र का विमोचन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट का मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों दलों ने कोरकू समाज के व्यक्ति को टिकट दिया और इस समाज के वोट इस विधानसभा में सबसे ज्यादा हैं। नेपानगर सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। 2008 में विधानसभा सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। तब से इस सीट पर कोरकू समाज के व्यक्ति ही जीतता आ रहा है। इसकी वजह क्या है? वोटों की संख्या। विधानसभा में कोरकू समाज के वोटर्स काफी हैं। यही वजह क्या है कि कोरकू समाज के वोट समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार चुनती रही है। 1977 से अमल में आने के बाद यहाँ पर सामान्य उम्मीदवार ही रहे, जिसमें बृजमोहन मिश्र, तनवंत सिंह कीर, अर्चना चिटनीस। यहाँ बाहरी नेपानगर से हटके बाहर के लोग यहाँ पर उम्मीदवार बने और लगभग सभी लोग, कोई मंत्री, कोई विधानसभा अध्यक्ष तक पहुँचे। उसके बाद में जब 2003 के बाद ये सीट एसटी हुई। हालांकि कांग्रेस इससे इनकार कर रही है। कांग्रेस का कहना क्या है कि सर्वे के आधार पर पार्टी उम्मीदवार तय करती है। कांग्रेस नेता के मुताबिक सर्वे में जनता की राय भी ली जाती है।
क्या होता है कि जब भी टिकट होता है तो सर्वे के आधार पर फाइनल होता है और कांग्रेस अपने तौर पे सर्वे करती है। हमने दूसरी एजेंसी से भी सर्वे करवाया है और कमलनाथ जी ने इस बार जो टिकट दिया है वो टिकट क्षेत्र की जनता ने जिसका समर्थन किया, पूरे कांग्रेस पार्टी ने जिसका समर्थन किया और सर्वसम्मति से उम्मीदवार तय हुआ है। उधर बीजेपी भी आदिवासी समाज के वोटों की संख्या की बजाय जनता की राय को तवज्जो देने की बात कह रही है। देखिए, ऐसा है कि जब 2008 में ये नेपानगर विधानसभा आरक्षित हुई, उस समय हमारे पास में जो आदिवासी समाज में अच्छे नेता थे, बहुत सारे नेता अच्छे हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें राजेंद्र दादू एक ऐसे नेता रहे जिनकी माताजी भी वहाँ जनपद की अध्यक्ष रही। राजेंद्र दादू भी जनपद से चुने जाते थे, तो एक साफ सुथरी छवि के ईमानदार नेता के तौर पर उनका एक नाम था। और ऐसे नेता को चयन में किसी एक को टिकट मिलता है, और राजेंद्र दादू को टिकट दिया गया और वो अच्छे वोटों चुनाव जीते। कांग्रेस ने रामकिशन पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने सुमित्रा कासडेकर पर दांव खेला है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। खबर उज्जैन से, जहां पर डॉक्टर अजय निगम का वीडियो वायरल हुआ। जिला अस्पताल के डॉक्टर अजय निगम का वीडियो वायरल हुआ है। अस्पताल में भर्ती मरीज के बेटे ने वीडियो वायरल किया है, जहां मरीज के इलाज के लिए कर रहे 15,000 की मांग, एडवांस के 3,000 लेते हुए दिखाई दिए। डॉक्टर एडीएम से इस मामले की शिकायत की गई है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही गई है। तो आप देखिए, जो मरीज है उनके बेटे ने ये वीडियो वायरल किया है, जहां पर डॉक्टर ने इलाज के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। और जब परिजन असहाय हुए तो थोड़ा प्रेशर भी बनाया गया, तो परिजनों ने काफी मशक्कत की और 3,000 रुपए जब देने पहुंचे तो इसका ये वीडियो वायरल हुआ है। कोरोना ने रावण की ऊंचाई कम कर दी है। इंदौर के दशहरा मैदान, चिमन बाग, तिलक नगर जैसे मैदानों में रावण दहन का आयोजन सिर्फ परंपरा के लिए ही होगा और यहां पर इस बार सिर्फ 5 से 21 फीट के रावण बनेंगे। कोरोना ने रावण की ऊंचाई तय कर दी है। इंदौर के दशहरा मैदान, चिमन बाग, तिलक नगर जैसे मैदानों में रावण दहन का आयोजन सिर्फ परंपरा के लिए होगा। यहाँ इस बार सिर्फ 5 से 21 फीट के रावण बनेंगे। जिला प्रशासन ने रावण के पुतले और आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन के मुताबिक शोभा यात्रा मंच बनाने पर रोक लगा दी गई है। उधर आयोजकों का कहना है कि दशहरे में भारी भीड़ उमड़ती है, ऐसे में सबको सैनिटाइज करना मुश्किल होगा। इस लिहाज से आयोजनकर्ताओं ने छोटे पुतले बनाकर परंपरा को निभाने की बात कही है। इंदौर के छावनी, संयुक्तागंज, कलानी नगर, परदेशीपुरा, विजयनगर में भी छोटा रावण ही बनाया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। और इसके पहले एक अच्छी खबर आपको दे दें। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है।